अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं कैफ भाई। इन्होंने इसी साल गेट 2026 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 681 हासिल की थी। तो आज कैफ भाई हम आपसे कुछ सवालात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करूं, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका तालीमी सफ़र, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, या यूँ कह लें कि आपने उस दौर में कभी सोचा था कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे, इतना कुछ अचीव करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं वसी भाई का शुक्रिया करना चाहूँगा तहे दिल से कि इस नाचीज़ को अपने खुसूसी पॉडकास्ट में याद किया। और वसी भाई, हमारी तालीमी सफ़र गोरखपुर से शुरू हुई थी। क्लास 5th से रत्ना मेमोरियल पब्लिक स्कूल से हमारी सफ़र स्टार्ट हुई। उससे पहले हमारे अब्बू, हमारे फादर जो थे वो पुलिस में थे, तो उनके जगह जगह ट्रांसफ़र्स होते थे। तो ये तो जगह जगह हमारे स्कूल्स भी चेंज होते रहते थे, लेकिन इसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। जी। तो हाँ, तो उसमें क्या था कि समर वेकेशंस हुआ, दादी घर काफ़ी देर रुक गया, नानी घर। तो ये था कि क्लास अटेंडेंस उतनी अच्छी नहीं रहती थी, पढ़ने में भी थोड़ा एवरेज स्टूडेंट थे, कुछ इन सब रीजंस की वजह से अराउंड 50 to 57% ऐसे ही आते थे मार्क्स। तो क्लास 5th से हमारे जो क्लासेस थी काफ़ी रेगुलरली चलने लगी। जो जहाँ गोरखपुर में क्लास 5th से वहाँ से हमारी पढ़ाई स्टार्ट हुई अच्छे तरीके से, जहाँ पे हमने अटेंडेंस काफ़ी हद तक मैक्सिमम रखना चाहा, जिससे हमारे क्लासेस अटेंड करने से हमारी पढ़ाई काफ़ी इम्प्रूव हुई। जिसमें पहला यूनिट टेस्ट हुआ तो पहले ही पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स में हमारा टॉप 10 में नाम आ गया था कि 10th रैंक था मेरा। उस वक़्त इमेज बिल्कुल बदल गई होगी आपके घर में। तो वहीं से ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, वहीं से ये जज्बा जगा कि हाँ अब और अच्छा करना है। क्लासेस करने से सारे कंटेंट समझ में आने लगे। तो वहाँ से क्लास 5th से ये सबसे पहले मैं व्यूवर्स को कहना चाहूँगा जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर जहाँ भी आप कोचिंग्स पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप सीख रहे हैं, वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी। जाएंगे तब ऑप्शन है सीखेंगे या नहीं सीख पाएंगे। अगर नहीं गए तो ऑब्वियस सी बात है नहीं सीखेंगे। बिल्कुल। तो अटेंडेंस मेंटेन रखें जहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है। हमारे टीचर्स भी यही नसीहतें करते रहते हैं अक्सर। जी। तो अटेंडेंस मेंटेन रखा। फिर से हमारा क्लास 6 में गए, वहाँ भी थोड़ा ठीक परफॉर्मेंस रहा। क्लास 7th लेकिन ये था कि हमारा मतलब टॉप 10 में रहे, कभी बाहर कभी नीचे, मतलब फ्लक्चुएशन थे मार्क्स में, लेकिन तब भी 80+ % बन जाते थे। क्लास 7th में गए तो जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन किसी रीज़न की वजह से हम लोग जा नहीं पाए। तो फिर काफ़ी समय बाद हम लोग जब रिज़ल्ट लेने गए स्कूल में, तो रिज़ल्ट के साथ हमें एक शील्ड भी दिया। अरे माशाल्लाह, तो उस वक़्त खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा शायद। फर्स्ट टाइम हमें टॉप 3 में आए और रैंक 3 का शील्ड हमें मिला। तो अल्लाह का शुक्र रहा कि वहाँ से और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और पढ़ने में मन लगा, और टीचर भी काफ़ी सपोर्टिव थे, काफ़ी सीखने को मिलता था। फिर क्लास 8 में फर्स्ट रैंक आया, फर्स्ट रैंक का शील्ड मिला। फिर क्लास 9th में वही मेहनत जारी रही और टीचर्स का सपोर्ट रहा। और मैं मतलब स्टूडेंट को, मेरे जो जूनियर्स हैं, मैं उन्हें भी सलाह देता हूँ कि एक टीचर और स्टूडेंट का एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, कि टीचर से आप कभी भी सवाल पूछने में हेजिटेट मत कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें इतना अच्छे से ट्रीट कीजिए कि वो भी आपको फैमिली मेम्बर्स की तरह समझें। तो कभी भी टीचर में कभी कुछ टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि लड़के उनसे ये कुछ नॉर्मल सवालों को पूछने में भी डरते हैं। तो ये टीचर्स के लिए भी है कि उन्हें काफ़ी पेशेंट रहना चाहिए इस मामले में, क्योंकि अगर स्टूडेंट जैसे एक ह्यूमन नेचर भी है, नहीं पाएगा तो वो नॉलेज ट्रांसफर में दिक्कत आएगी। जी। और ये भी होता है ह्यूमन नेचर्स की, जैसे टीचर्स भी कभी कभी बेचारे बार बार कोई सवाल पूछ रहा है या फिर पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं तो कभी इरिटेट हो जाते हैं, कभी डांट देते हैं। लेकिन टीचर्स से मैं यही सजेशन दूंगा कि थोड़ा पेशेंट रहा, ताकि स्टूडेंट पूछने में कभी संकोच ना करे, हेजिटेट ना करे। तो इससे ये रहेगा कि वो उसे अप्रिशिएट भी कीजिए कि दैट यू हैड आस्क्ड क्वेश्चन, और आप उसे अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ आपने अच्छा सवाल पूछा है, गुड क्वेश्चन, और आप उसे अच्छे से जवाब दीजिए ताकि वो फिर सवाल पूछे। और स्टूडेंट भी शर्माते हैं क्लास में इतने बड़े भी कि लोग मुझे जज करेंगे, सवाल तो ज़्यादा छोटा ना हो जाए, लोग मेरे बारे में सोचें इसे ये नहीं पता कि इतना अजीब सवाल पूछ लिया। और लड़के क्या हैं
कि भाई अरे लड़कियां क्या सोचेंगी ये वो। तो बिल्कुल, ये बात ये तो जहन है। कभी ना रखें कि एकदम फ्रीली कि कोई जज करे ना करे, मैं सीख रहा हूँ ना, दैट मैटर्स अ लॉट। तो आप सीख रहे हैं, आप पूछिए। और वही सिलसिला जारी रहा कि क्रॉस क्वेश्चन हमारे काफ़ी अच्छे रहते थे, पूछता रहता था, टीचर्स भी सपोर्ट करते थे। तो 9th में पूरा ओवरऑल सेक्शन टॉप किया विथ 97.2%। माशाल्लाह। तो फिर और कॉन्फिडेंस आया कि अब 10th भी टॉप करना है। 10th में मेहनत करते गया बोर्ड हुआ। और एक तो मतलब पता नहीं क्यों लोग बोर्ड को इतना हवा बना दिए हैं कि बोर्ड है बोर्ड। और स्टूडेंट क्या है, उनके भी दिमाग में आ जाता है, प्रेशराइज फील करते हैं कि बोर्ड फर्स्ट टाइम देते हैं क्लास 10th में, इससे पहले कभी दिए नहीं रहते हैं। तो बोर्ड यार बहुत सिंपल होता है। बोर्ड क्या है, उसमें आप प्रीवियस ईयर लगा के जाते हैं, एनसीईआरटी अच्छे से किए रहते हैं, और कहीं ना कहीं टीचर्स भी भर भर के नंबर देते हैं। कंपटीशन इज डिफरेंट थिंग, अब बोर्ड इज डिफरेंट। तो कंपटीशन में क्या, उसमें एलिमिनेट करते हैं, बोर्ड में क्या पास करते, सेलेक्ट करते हैं। तो बोर्ड बहुत ही दरअसल आसान। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ये भी एक गहरा असर डालता है इस पे, कि लोग कह देते हैं बोर्ड है तुम्हारा बोर्ड। जिंदगी भर काम आएगा। हाँ, तो इसकी वजह से वही, स्टूडेंट और वही। प्रेशराइज हो और जाता है। प्रेशराइज हो जाते हैं। बल्कि रियलिटी यही है कि बहुत सिंपल होता है। मतलब बोर्ड, मतलब शायद ही कोई रुक जाए बोर्ड में कि कोई ऐसा सुनने में आता है कोई फेल हो गया, या तो बहुत ही बेकार जिसमें या मेहनत पेपर है। ही छोड़ा हो। हाँ, छोड़ ही दिया होता हो। है अक्सर। हाँ। तो बोर्ड बहुत सिंपल रहता है। फिर हमने बोर्ड में मेहनत किया, बल्कि एक ही बार सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया, इतना टाइम मिल जाता है। बोर्ड में बहुत ही कम सिलेबस होते हैं, उसको अच्छे से कर लिया। और फिर बोर्ड में पूरे सेक्शन में मेरा सेकंड पोजीशन था विथ 95.4%, माशाल्लाह। और जिनका फर्स्ट था उनका 96% था। तो बहुत ही स्लाइटली वेरिएशन। 10th के बाद जो एक जर्नी शुरू होती है क्लास 11 12 की, हाँ। उसके बाद इंसान सोचता है इंजीनियरिंग में जाना है या किस फील्ड में जाना है, मैथ या बायो। तो आपने क्या सोचकर मैथ चूज करा? ये काफ़ी अच्छा सवाल है वैसे। हाँ, तो ज़्यादातर बच्चों को इसमें डाउट होता है कि मैथ लें, बायो लें, असल आर्ट में लें। हमारी एक सोसाइटी का मतलब एक वो है कि लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स टफ होती है, बायो आसान होती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और आपने क्या सोचकर मैथ लिया? जी, तो सबसे पहला चीज़ ये है कि कोई साइड में आप चले जाएँ, किसी भी ट्रेड में चले जाए, सब अपने आप में अहमियत रखता है। सही बात। एवरीवन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो आप ऐसा कभी मत समझे कि मैं कॉमर्स ले रहा हूँ तो साइंस वालों से छोटा हूँ, नहीं। बिल्कुल। आपको जिस फील्ड में आपने चुना, उसमें आपने इक्वली मेहनत की है, तो आप उसमें अच्छा एक्सेल कर जाएंगे। बिल्कुल। यू हैव टू बी एक्सपर्ट मेहनत तो ऑन हर दैट चीज़ डोमेन। की शर्त है। शर्त है। तो आप हर फील्ड, कॉमर्स वाले कोई एंटरप्रेन्योर बन गया, अंबानी ये सब आखिर ये सब सीए बन गए, तमाम आर्ट्स वाले आईएएस बन गए। कोई हर फील्ड में सक्सेस है, आपको मेहनत करनी। रही बात टफनेस की, तो देखिए मैथ बायो सब में मेहनत करना है। मेहनत करेंगे इजी हो जाएगा, नहीं मेहनत करेंगे लास्ट टाइम पे करेंगे तो टफ पार्ट हो सही जाएगा। बात। मेहनत के तो बिना हाँ, कुछ नहीं। आपको सिंक्रोनाइज करने होंगे शुरू के क्लासेस के साथ, जितना काम मिल रहा है कर रहे हैं, रिवाइज करते चल रहे हैं। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आगे और भी इसे एम्फेसाइज करूँगा कि आगे, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हैं तो जब बहुत टाइम बाद रिवाइज करते हैं तो एकदम नया लगता है। तो टाइमली रिवीजन करना। और मैं आगे मेरे मिस्टेक्स जहाँ हुई है, वो एक मिस्टेक, बड़ा मिस्टेक रिवीजन भी था, तो मैं आगे और इसको सही क्लैरिफाई करूँगा कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैथ बायो का डिसीज़न मेरा भी थोड़ा सा सोच में था कि मैथ लूँ या बायो लूँ। हालांकि मैथ में 100 मार्क्स थे हाई स्कूल में, माशाल्लाह। और ये तो अपने आप में भी एक अचीवमेंट है, 100 आउट ऑफ ये अल्लाह का शुक्र रहा। और बायो में भी काफ़ी एक्सपर्टीज़ थे। मैं सर का नाम भी मेंशन करूँगा, पवन सर। बहुत ही अच्छे टीचर, बहुत ही घुले मिले स्टूडेंट से, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। यहाँ तक कि पर्सनल कॉल्स में हम लोग करते थे डाउट के लिए, तो सर बहुत हेल्प किए। और बायो में क्लास 11th के भी कुछ पोर्शंस कवर कर दिए। तो हाँ, तो बायो में हमने बहुत अच्छा समझ लिया था। तो डिसीज़न टफ था, लेकिन मैथ में क्या है कि मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी थी। और जो थोड़ा सा क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, थोड़ा डेरिवेशन खुद से कर दिए, इतना कॉन्सेप्ट समझ के और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट उसी के बेस पे बिल्ड कर दिए। बायो में क्या इतना सीखा वही सीखा, फिर आगे सीखने के लिए नया पढ़ा। मैथ में क्या चीज़ें लिंक रहती है और भी तमाम चीज़ें, जैसे लर्निंग पार्ट भी कम हो जाता है मैथमेटिकल डोमेन में, और बायो में थोड़ा लर्निंग पार्ट ज़्यादा होता है।
तो यही सब थोड़े से थे। और ये सब्जेक्टिव है कि आपको हो सकता है लर्निंग आपका स्ट्रांग हो, आपको हो सकता है बायो में ज़्यादा समझ आ रहा हो, तो हर फील्ड की वैल्यू है। आप जिधर जाएंगे वहाँ आपको बस मेहनत करना, आप एक्सेल कर जाएंगे। तो मैथमेटिक्स से लगाव काफ़ी था, तो इस डायरेक्शन में आया और फिर वहाँ से आगे की जेईई की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि क्लास 9th में भी एएमयू का एंट्रेंस दिया था मैंने। अच्छा। तो और उसका रिजल्ट उसका एएमयू में हो नहीं पाया था। अच्छा। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र ही रहा, कुछ ना कुछ उसमें भी हिकमत रही होगी। और फिर वो तो हमारे है ही। मैंने वो सुना था कि अगर जो इंसान का काम हो जाए तो वो अल्लाह का एक बार शुक्र अदा करे, ना हो तो वो 2 बार शुक्र अदा करे। वो इसलिए कि वो इंसान के हक में बेहतर नहीं था। बेशक सही बात। और उसमें सीखा भी मैंने कि जैसे एएमयू के 9th के प्रिपरेशन के लिए 8th में फर्स्ट रैंक अपने सेक्शन में था, 9th में तो ओवरऑल था। तो अब ये प्रिपरेशन के लिए मैंने जैसे बुक से काफ़ी सवाल प्रैक्टिस किए। और एएमयू के 9th के लिए 8th तक तो आना ही चाहिए, कुछ पोर्शन 9th का भी चाहिए रहता ताकि थोड़ा टफनेस लेवल रहे, मेंटेन रहे, ताकि कॉम्पिटिटिव फील हो। तो 9th के प्रैक्टिस के लिए मैंने काफ़ी सवाल लगाए बुक्स के, वो जो आते हैं मॉड्यूल उसके PYQs चाहे जो भी सवाल रहते हैं प्रैक्टिस के लिए एएमयू एंट्रेंस के लिए, वो मैंने लगाया। तो उससे एएमयू में एडमिशन नहीं हो पाया, लेकिन मैंने सीखा काफ़ी और इससे एडवांटेज मुझे मिला क्लास 9th के पढ़ाई में। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि जैसे सक्सेस ना मिली, लेकिन उसकी वजह से जो हमने सीखा वो हमारे ज़िंदगी में काम आता है। बहुत दैट इज़ काम आता है। वैल्यूएबल। सही बात। और फिर हमने इससे सीखा तो 9th में ओवरऑल सेक्शन टॉप किया। और फिर 9th आप इससे एक सीख और लीजिए आप लोग कि अर्ली स्टार्ट से बहुत एडवांटेज है। सही बात। जैसे मैंने 9th का थोड़ा पहले ही स्टार्ट कर दिया वेकेशन में, फिर मैंने एएमयू एंट्रेंस दिया, फिर 9th का अपना जो रत्ना मेमोरियल पब्लिक स्कूल था वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई चालू कर दी। तो अर्ली एडवांटेज जो है ये, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर जेईई की तैयारी कर रहे हैं, मैं सजेशन यही देता हूँ क्लास 9th से स्टार्ट कीजिए। क्लास 9th और क्लास 11th आपस में लिंक है, काफ़ी हद तक चैप्टर सेम होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है, वो एडवांस वर्जन हो जाता है, ये सिंपलर वर्जन, और उसमें और नई नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो काफ़ी 9th में 11th करते रहिए और क्लास 10th में 12th करते रहिए। तो अर्ली स्टार्ट आप कर देंगे तो आप कंपटीशन में सिंगल डिजिट डबल डिजिट आसानी से ला सकते हैं। तो यही मेरी गेट की भी जर्नी में रही है कि मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया, जो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अर्ली स्टार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्कूलिंग टाइम में आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इंग्लिश बहुत अच्छा कर दें। इंग्लिश दरअसल मैंने देखा है कि हम लोग, जैसे आप गोरखपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा ताल्लुक़ भी अम्बेडकर नगर से है, तो हमारा जो इलाका है उस साइड इंग्लिश की थोड़ी कमी है। इंग्लिश हम जैसे हम हैं, हम लोगों को इंग्लिश समझ जाते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा अटकते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे जैसे गेट भी एग्ज़ाम है उसमें भी इंग्लिश पूछा जा रहा है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, जेईई नीट में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अदर एग्ज़ाम में भी इंग्लिश ऐड कर दिया गया है। अगर इंग्लिश ना भी पूछा जाए, लेकिन फिर भी इंटरव्यू वगैरह में सब वहीं से लिंक है, ज़रूरत है। सही बात। फॉरेन जाना चाह रहे हैं तो उसमें वही आईलेट टॉफेल पेपर होते हैं, तो उसमें भी इंग्लिश की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इंग्लिश से क्या है कि खाली बोलना भी नहीं सीखे, ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ग्रामेटिकल बेस पे रहते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग पार्ट अपना कर लीजिए, ताकि क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं आपको सीखना ही पड़ेगा। सही बात। तो फिर ये टाइम जो आप मेन समय पे दे रहे हैं, जहाँ पे आपको कोर पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो रादर देन इधर करने के बजाय आप पहले इसको कर लीजिए। तो 10th तक का सफ़र ऐसा रहा। फिर 11th में मैंने स्कूल चेंज किया, जो एकेडमिक ग्लोबल स्कूल है, तो फिर मैंने वहाँ फर्दर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। स्कूल चेंज करने का रीज़न ये था, एक तो हमारे फादर जो हैं एजुकेशन की काफ़ी वैल्यू उन्होंने किया कि हम जब क्लास 1 to 4th में गए थे, बलरामपुर में हमारी एजुकेशन हुई, तो वहाँ का भी प्रेस्टीजियस स्कूल में पढ़ाया, जहाँ सेंट जेवियर्स हाई स्कूल नाम है, जो मतलब वन ऑफ द क्रीमी स्कूल था। तो एजुकेशन हमेशा उन्होंने बेटर रखा, और 5th में भी आया तब भी बेटर स्कूल था। लेकिन अब आगे चल के और बेटर करने के लिए हमारा एक फ्रेंड था, उत्कर्ष नाम है, तो उसने एडमिशन ले लिया था एकेडमिक ग्लोबल स्कूल में। तो उसने मुझे कॉल किया, क्या मतलब क्वालिटी एजुकेशन है, अच्छे टीचर्स हैं, और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, बढ़िया है। हालांकि उस समय जेईई की नॉलेज हमें नहीं थी, और उसने मुझे ये सलाह दिया कि आ जाओ, सही रहेगा। हालांकि थोड़ा स्कूल एक्सपेंसिव था,
अब मैं लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर एजुकेशन में आपको अगर पैसे खर्च करने हैं तो एकदम सोचिए नहीं, क्योंकि रिटर्न अच्छा आएगा आपको। अगर क्वालिटी आप एजुकेशन ले रहे हैं आपको रिटर्न अच्छा आएगा। तो हमने फिर हमारे दोस्त ने सजेशन दिया, फिर हमने 11th का वहाँ से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। और वो जो स्कूल था एकेडमी ग्लोबल स्कूल, वहाँ हाइब्रिड स्कूल था, मतलब जेई की भी तैयारी होती थी और नीट साइमल्टेनियसली अदर बैचेस थे और प्लस बोर्ड की भी होती थी। तो जेई और बोर्ड एक साथ थे, तो हाइब्रिड बैचेस थे। तो वहाँ हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें जेई की तैयारी मैंने 11th में स्टार्ट कर दी थी, वो स्कूल हाइब्रिड होने की वजह से। हालांकि मुझे नॉलेज नहीं था जेई का, तो स्कूल में अच्छा माहौल था, फैकल्टी टीचर थे, सपोर्टिव टीचर थे, तो वहाँ से हमारी जेई की जर्नी स्टार्ट हुई। तो जेई में क्या रिजल्ट रहा आपका? जी जेई से फिर एएमयू तक? जी जी तो बहुत मतलब कीमती सफ़र था हमारा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी कि डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते थे, मॉड्यूल मिलता था। और मतलब स्टूडेंट को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आपके कोचिंग वाले जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत ही मतलब 10 तरह का बुक ले लिए, सब रखा रहेगा सर। मतलब आपने बुक्स खरीद लिया, आपको टीचर जो सजेस्ट करे, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स का एस सी वर्मा है, तो काफ़ी वैल्यूएबल बुक है। अगर टीचर सजेस्ट कर रहा है तो आप उसको कीजिए, और नहीं कर रहा तो हो सकता है उसने मॉड्यूल में सारे क्वेश्चन रखे हैं। सही बात है। तो आपको जो मिल रहा है आप उस पर फोकस कीजिए, आप उसके सवाल लगाए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो हमारे जो मॉड्यूल मिलते थे डेली प्रैक्टिस पेपर से हम लोग सॉल्व करते थे, पढ़ाई करते थे। तो ये हुआ कि अच्छे चल रहा था। 11th हुआ, 12th के एंड में लगभग कोविड भी आया, तो ये था 2021। जी हमारा 12th कंप्लीट हुआ है 2021। तो अब ये था कि तैयारी हमारी काफ़ी सही चल रही थी। एक कमी आई थी जो मैंने अभी बोला था कि रिवीजन। हाँ, मैंने पढ़ाई हो गई थी, सिलेबस हो गया था। अब मैं रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सिलेबस वास्ट होने की वजह से मैंने सारी चीज़ें रिवाइज नहीं कर पाया और अच्छे से नहीं रिवाइज कर पाया। रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करने होते हैं ताकि आपके अंदर तक आ जाए। तो कभी भी कोई चैप्टर पढ़ें, सबसे पहले उसको रिवाइज कर लिया और उससे शॉर्ट नोट बना लीजिए, और शॉर्ट नोट को फर्दर और शॉर्ट करना है कि बार बार रिवाइज करके। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, शॉर्ट नोट बनाया, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया आपके कोचिंग में, फिर उसको पढ़ते गए, तीसरा स्टार्ट हुआ, फिर आ जाइए इस चैप्टर पे, फिर पढ़ेंगे, तो फिर रिवीजन हुआ। अब शॉर्ट नोट में जो था उसमें जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि अब ये तो एकदम अंदर आ गए। फॉर एग्जांपल कोई जेई के स्टूडेंट से पूछे a+b का होल स्क्वायर बता, वो तो 100 के उठा दो तब भी बता देगा a² + b² + क्लास b। 10th और 8th के बच्चे भी 8th के बच्चे बता दें, तो ये आ गया उनके वेंस में, नसों में आ गया है। तब वो शॉर्ट नोट में हटाए जो एकदम अंदर सब कॉन्शियस तक आ गया है। तो अब शॉर्ट नोट को और शॉर्टर करते जा रहे हैं, अब मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जा रहे हैं ताकि ये ना लगे एकदम नया पढ़ रहे हैं। तो जब एंड में एकदम शॉर्ट से शॉर्ट नोट हमारे तैयार हैं और हमारा रिवीजन में काफ़ी हाँ, आसान तो जब एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, वो बहुत हेल्प करेगा। तो रिवीजन में ही कमी आई, और उस समय कोविड की वजह से भी, और उस समय हमारा जेई मेन जो हुआ था 4 अटैम्प्ट थे, तो हमने एक साथ चारों अटैम्प्ट का फॉर्म भर दिया था। तो अब ये हुआ, पहला अटैम्प्ट दिया तो वही मैंने कहा रिवीजन नहीं सही थी, तो मेरा क्या हुआ, पहला अटैम्प्ट उतना सही नहीं गया। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि बोर्ड भी है, तो कहीं इस चक्कर में बोर्ड ना ख़राब हो जाए। तो मैंने बोर्ड को सही करने के लिए मैंने सोचा कि जेई अभी एक साल ड्रॉप ले लेंगे और बोर्ड को बहुत अच्छा कर लेंगे। तो ड्यू टू कोविड रीज़न बोर्ड भी नहीं हुआ। हाँ, तो अब बोर्ड हुआ तो वो प्री बोर्ड के बेसिस पे, जो हमारे यूनिट एग्ज़ाम जो हुए थे उस बेसिस पे हमें बोर्ड के मार्क्स मिल गए। अराउंड 92% था मेरा। और मतलब घर वाले और दोस्त भी मजाक में कहते हैं कोविड वालों को तो फ्री में मार्क्स वो तो अक्सर हम लोग भी कहा करते हैं। वही है कि वो मिल गया 92। तो अब हमारे यहाँ से ड्रॉप की जर्नी स्टार्ट हुई, ड्रॉप ईयर। तो ड्रॉप ईयर था कि फिटसी उस समय था, हाँ दिल्ली में है, तो जे एडवांस की तैयारी अच्छी कराता है। तो हमने सोचा कि ड्रॉप ईयर जे एडवांस का बढ़िया कर लेते हैं फिटसी लेके, और कोटा भी दिमाग में था। तो ये था कि उस समय स्कॉलरशिप टेस्ट हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि स्कॉलरशिप फिर हाई फीस हो जाएगी थोड़ा सा, तो फिर भी मैंने सोचा ये जे एडवांस लेवल तक भी जाता है, उसका फॉर्म भी अभी था टाइम, तो मैंने भर दिया।
लेकिन फिर कोविड का उस समय पीक आया और लॉकडाउन हो गया, तो उससे ये हुआ कि फिर से भी ऑनलाइन होने लगा था। और अभी मतलब ये हुआ था कि मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन ये था कि जब लॉकडाउन हो गया तो ऑनलाइन नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा यार ऑनलाइन चलेगा तो जो फेमस बैचेज हैं जैसे फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, तो इनके ऑनलाइन बैचेज ले लेते हैं ताकि एक अच्छे लेवल पे चला जाए। ये पहले से चले आ रहे हैं ऑनलाइन, तो मेरा डिसीजन था कि मैं ले लेता हूँ फिजिक्स वाला का ऑनलाइन बैचेज जेई का। तो मैंने ऑनलाइन ले लिया, हालांकि उसके 2-3 महीने बाद फिर हट गया लॉकडाउन, फिर ऑफलाइन वहाँ फिर से में स्टार्ट हो गया था। मैं इधर ले चुका था तो इसी को कंटिन्यू। अब मैं ये फ़र्क बताना चाहूँगा ऑनलाइन ऑफलाइन में कि ऑनलाइन बैचेस लेने से अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप डेली उठ के आप लेक्चर्स लाइव देख पा रहे हैं, आप रिकॉर्डेड पे डिपेंडेंट ना, रिकॉर्डेड कभी कभार छूट गया देख लिया, अगर रिकॉर्डेड पर डिपेंड हो गया आप उसी में मतलब फिर छूटते जाएगा, एक बैकलॉग का हीप इकट्ठा हो जाएगा, एक फिर वो कंप्लीट हो नहीं पाता, होता नहीं है, फिर इतना इकट्ठा हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, लाइव देखते रहिए, या फिर लाइव छूट गया तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्द जो छूटा है उसको आप फिनिश कीजिए, मुकम्मल कर लें। तो और ऑफलाइन में क्या है कि आपको डेली क्लास जाना ही है, वहाँ आप पहुँच गए तो आपको पढ़ाई स्टार्ट हो गई। यहाँ क्या मोबाइल में पहुँच भी गए तो यूट्यूब कब खुल जाता है और कब 3 घंटे बीत जाते पता नहीं लगता है। हकीकत हाँ, कि कॉमेडी देख रहे हैं, कोई WWE देखने लगता है। तो ये ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर आप उससे बच पा रहे हैं तो ऑनलाइन एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। और अगर आपको डिसिप्लिन नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं तो ऑनलाइन मत लीजिए, ऑफलाइन बेस्ट रहेगा। तो ऑनलाइन भी काफ़ी हद तक थोड़ा डिस्ट्रैक्शन थे, पढ़ाई भी हुई, तो एक रोलर कोस्टर की जर्नी थी, ऊपर नीचे ग्राफ था, तो सीखा भी पढ़ा भी करते करते जेई मेन में हमारा 92.95 परसेंटाइल था और जे एडवांस भी क्वालिफाई किया जिसमें 23,144 रैंक था। और उसके साइमल्टेनियसली मैंने अदर एग्ज़ाम भी दिए थे, कॉमेट के क्वालिफाई हुआ, GIT ट्रिपल क्वालिफाई हुआ और उसी के साथ साथ MU ट्रिपल भी की। तो सब कुछ छोड़ते हुए आप MU आए। MU ट्रिपल हमारा हो गया और इसमें सेलेक्टेड में 277 रैंक थी और फिर हमें स्टार्टिंग में सिविल मिला, लेकिन वो जो ऊपर वाले छोड़ते गए अपने, हाँ, तो ऊपर होते होते इलेक्ट्रॉनिक्स हमें फाइनली मिला। फाइनली आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो MU का सफ़र भी आपका बहुत शानदार रहा और आपने गेट फाइनल ईयर में दिया। तो गेट का रिज़ल्ट भी आपका काफ़ी इंस्पायरिंग है लोगों के लिए और गेट में आपकी रैंक 681 थी। जहाँ तक मुझे पता आपको IISc बेंगलोर से एमटेक का ऑफर आया इंटरव्यू के लिए और भी काफ़ी बड़ी IIT से आपको इंटरव्यूज़ के ऑफ़र मिले। आपको NPCIL से भी आया, कॉल लेटर आया 19 जून को। तो बहुत सारी अचीवमेंट आपने हासिल करी। तो गेट की जर्नी कैसे रही फर्स्ट ईयर से और गेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपने करी, तो इसका क्या जी? तो गेट का जर्नी हमारा सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट हो गया था। तो फैसला मैंने कैसे लिया कि जैसे हमारा IIT क्या होता है 15,000 के अंडर रैंक वालों को मिल जाता है और हमारा 23,000 रैंक था। तो उससे ये हुआ कि IIT तो नहीं मिला। अच्छा, मेरा कोई कैटेगरी नहीं थी, तो मेरा जनरल कैटेगरी था, तो 23,000 रैंक तक IIT बहुत मुश्किल होता है, अब नहीं मिल पाता जनरल रैंक। तो ये था कि हमारा IIT तो एक दिल में रह गया था, एक सपना था कि IIT जाना है। हमारी अम्मी का भी सपना था, वो तो कहते थे तो ऑनलाइन के चक्कर में कोटा चला गया होता तो हो सकता है IIT चल जाता। खैर ऑनलाइन में थोड़े डिस्ट्रैक्शन थे लेकिन पढ़ा था और कहीं ना कहीं दिल में ये था कि पोटेंशियल बहुत था लेकिन रह गया IIT। तो एक था कि हाँ, तो वही सपना आप एमटेक में पूरा करना चाह रहे हैं। वही हाँ, तो एक दिल में था कि IIT जाना है। तो अब AMU में एडमिशन तो हो गया मेरा। अब फर्स्ट ईयर पढ़ाई की, एक्सप्लोर किया काफ़ी। तो अब थोड़ा सा मैंने रिसर्चेस किए, समझा, तो मैंने ये समझाना कि AMU का अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच देखा जाए तो लगभग एवरेज 6 LPA तक चला जाता है पैकेज। और अच्छा, मैंने एक आपके बैच से ही सुना कि 2.84 करोड़ का पैकेज गया है। जी हमारे एक तो वो ये इत्तेफाकन ही होता है। वो एक हमारे स्टूडेंट क्लासमेट थे,
इरशाद नाम है, तो उनका 2 पॉइंट समथिंग CR गया था। जी। और खैर फिर उसके बाद उन्होंने मशीन लर्निंग पे काम किया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डोमेन से अलग है। अच्छा अच्छा। तो उनका बहुत पहले ही से उन्होंने अर्ली स्टार्ट का एडवांटेज यहाँ पे जो अभी आपने जिसके हाँ, बारे में जिक्र डिस्कस किया करा था जी। तो उन्होंने बहुत ही पहले स्टार्ट कर दिया था, और उन्होंने डायरेक्शन अपना इधर रखा मशीन लर्निंग का। तो उन्होंने लिंक्डइन के थ्रू कई मल्टीपल राउंड इंटरव्यू हुए, और फॉरेन में उनका हुआ था। बैरून मुल्क में भी उनकी कई सारी इंटरव्यू। जी, तो उसमें उनका मशीन लर्निंग में एक बढ़िया पैकेज लगा। और लेकिन एक तो ये सिंगल बच्चा था, और बाकी एवरेज यही चला आ रहा है कि अराउंड 6 LPA कर सकते, और उसमें भी सबका नहीं होता था। तो फिर हमने सोचा यार 6 LPA इज़ ओके, लेकिन आई डिज़र्व बेटर। मुझे ऐसा लगता था कि और अच्छा मैं डिज़र्व कर सकता हूँ, और अच्छा एक्सेल कर सकता हूँ। तो मैंने यही सोच के गेट का बैच ले लिया कि PSU या फिर MTech में ऑप्शन मिल सकता है मुझे। और गेट मैं सजेस्ट करूँगा अपने जूनियर को भी कि गेट लेने का नुकसान नहीं है। रीज़न क्या है कि आप गेट जब ले लेते हैं तो आप कोर पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो कोई अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी अगर अपनी पढ़ाई रख रहा है, तो एक कंपनी आती है तो एज अ फ्रेशर वो एक्सपेक्ट करती है कि आपका कोर पार्ट, टेक्निकल पार्ट, कोर पार्ट अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो। स्किल थोड़ी बहुत चाहिए रहती है तो वो हो जाती है, आपके लैब्स होते हैं और अदर टाइम मिल जाते हैं, तो वो मेनली फोकस टेक्निकल पार्ट पे करती है। तो आपने उसको स्ट्रॉन्ग गेट के थ्रू कर लिया। आज जिसको MTech PSU करना है उसके लिए तो ओपन रास्ता है, और ESC जैसे एग्ज़ाम भी होते हैं जिसका 80% गेट से ओवरलैप करता है अराउंड। तो गेट ही एक बहुत अच्छा रास्ता दिखा। तो स्लोली स्टडीली मैंने सेकेंड ईयर से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, धीरे धीरे आराम से। वहाँ से हमारी पढ़ाई स्टार्ट हुई गेट की एकेडमिक्स के साथ, और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट। तो जिसका नतीजा ऑल इंडिया रैंक 681 निकला। तो वो अर्ली स्टार्ट था, और कहीं ना कहीं मतलब तैयारी में भी क्या रहा है सफ़र के एकेडमिक्स के साथ मैनेज करना थोड़ा टफ था, क्योंकि हमारे असाइनमेंट मिलते थे, हमारे मिड सेम एग्ज़ाम होते थे, फिर एंड सेम एग्ज़ाम होते थे, फिर लैब्स है, फिर लैब की रिपोर्ट है। तो थोड़ा सा टफनेस था, लेकिन मैंने वेकेशन को काफ़ी अच्छा यूटिलाइज़ किया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सिंक्रोनाइज़ कीजिए जो आपके एग्ज़ाम्स, जो एकेडमिक्स में जो सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मेरा स्टार्ट हुआ 3rd सेमेस्टर, जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट हुआ। तो पहला सिग्नल सिस्टम पढ़ा, नेटवर्क थ्योरी पढ़ा, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट। तो ये सब्जेक्ट्स गेट में भी हैं। तो जब आप स्टार्ट कीजिए तो ये जो सब्जेक्ट कॉमन है वो पहले पकड़िए, और जो एकेडमिक्स है उतने टफ होते नहीं हैं। आप अगर क्लासेस कर रहे हैं तो आप क्लासेस से ही इतना सीख जाते हैं कि अदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो आप जो अदर टाइम मिल रहा है उसमें गेट कीजिए। तो एकेडमिक्स में अगर थोड़ा CPI नीचे आ जाता है, गेट अच्छा हो जाता है, तो इट्स ओके। सही बात है। तो और लेकिन अगर इसका उल्टा हो तो इट्स नॉट ओके। नॉट ओके, यस। कि एकेडमिक्स अच्छा हो गया लेकिन गेट सही नहीं हुआ, और हम सिर्फ एकेडमिक्स पे ही रहा, तो इसमें दिक्कत आती हैं। तो इससे क्या हो गया कि सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स कॉमन वो तो अच्छे हो ही रहे हैं, और जो क्लास कर रहे हैं वो भी ठीक हो रहे हैं, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आप पूरा एकेडमिक्स अपना ध्यान दीजिए। तो उससे क्या होता है, गेट की तैयारी अच्छे से होती है आपकी, और आप ये होता है कि आप वेकेशन जो मिलते हैं उसमें एकदम इधर उधर ध्यान नहीं देना है। इंटर्नशिप अगर कंपलसरी है तभी कीजिए, अदरवाइज पूरा फुल्ली फोकस ऑन गेट। तो ये सजेशन रहेगा हमारा। तो कैफ भाई, अगला सवाल मैं आपसे ये चाहूँगा कि जैसे AMU की जो तहजीब है, ये सिर्फ अपने ही मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी उनकी मिसालें दी जाती हैं। बिल्कुल। तो AMU की तहजीब और जो यहाँ का अखलाक है, इंसान के किरदार पर एक गहरा असर डालता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप शुरू में AMU आए थे और अब जो AMU में हैं, तो AMU ने आपके अंदर कुछ तब्दीलियाँ करी? जी, बहुत सारी तब्दीलियाँ की। कि AMU का कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफ में काफ़ी अच्छा रहा है। कि और जैसे यहाँ की तहजीब तो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। बिल्कुल, ये तो कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ सीनियर जूनियर का अदब लिहाज, यहाँ की शेरवानी, यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो हेल्पिंग नेचर है सीनियर्स का जूनियर के प्रति, यहाँ मतलब बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट है यहाँ की तहजीब। और AMU में जब शुरू में आया था तो IIT का तो था दिल में, लेकिन AMU ने जो दिया है ज़्यादा IIT ना देती। हाँ, तो ये मतलब अल्लाह का शुक्र है कि AMU ने इस मकाम तक पहुंचा दिया है कि एक बहुत अच्छे लेवल पे ला दिया है
कि बहुत अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तहजीब, तरीका सब AMU में दिया। और AMU के प्रोफेसर भी बहुत सपोर्टिव हैं। AMU में जब आया तो यहाँ का कल्चर समझा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ मतलब यहाँ का हर जर्रा कुछ ना कुछ सिखा के कोई ना जाता कोई है। सिखाया जाता है। जो सर सैयद अहमद खान ने मेहनत की है, जो उन्होंने स्ट्रगल किया था इस इदारे को बनाने के लिए, जो कि आज रैंक 1 है वैल्यू फॉर मनी इंजीनियरिंग। बिल्कुल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंडिया में इतनी सस्ती इंजीनियरिंग और इतनी वैल्यूएबल इंजीनियरिंग और क्वालिटी एजुकेशन इस बजट में, इस आपको फीस में कहीं नहीं मिलेगा। रैंक 1 है। हकीकत है। NIRF रैंकिंग भी, यूनिवर्सिटी रैंकिंग 8 है। तो AMU मैं सजेस्ट करूंगा किसी को भी कि अगर आपका IITs में, NITs में नहीं हो पा रहा तो ये AMU वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल हकीकत। जहाँ आपको पढ़ाई के अलावा भी आपकी पर्सनालिटी, तहजीब, तरीका सब आपको यहाँ मिलता है। तो AMU ने बहुत कुछ दिया। आया तो मतलब वही था, खाक बन के कोयला बन के आया, गया तो AMU ने वो शायर ने तराश कहा दिया। था कि जी जब कोई बाबे सैयद से घुसता है तो वो कोयला होता है, और क्या सेंटेनरी गेट से निकलता है तो हीरा बन जाता है। उसके 2 लाइनें भी थी कि AMU ने तराशा हमें। उस पे 2 लाइनें ये ऐसे थी कि तूने मुझे तराश के हीरा बना दिया, वरना मेरा तुम्हार भी पत्थरों में था। क्या बात है। तो ये तो था। AMU ने खैर अभी तो हीरा बनने के हम लोग प्रोसेस में, अभी बहुत काम करना, बहुत मेहनत करना है। और कहीं ना कहीं AMU ने बहुत कुछ किया। तो कुछ आखिरी के लम्हात ही हमारे लिए AMU में गुजर रहे हैं। जी जी। तो हमारा फाइनल मैं ईयर कुछ सवाल एकेडमिक से हट के आपसे करूँगा कैफ भाई। जैसे आप हॉस्टल में रहे हैं तो हॉस्टल में कुछ ऐसी हरकत करी है आपने जो घर पे करे तो दिक्कत हो सकती है, या घर पे वो हरकत हो ही नहीं सकती? हॉस्टल में वसी भाई, एक तो दोस्तों के साथ जो दोस्तों का फ्री माहौल, माइंड हाँ। है, वो मजाक, वो हंसी मजाक नेक्स्ट लेवल। मतलब हालांकि दायरे में रह के कि बहुत गाली गलौज या फिर डबल मीनिंग ये सब दायरे में ही रह के, लेकिन हंसी मजाक बहुत होते थे हमारे। कोई ऐसी स्पेसिफिक हरकत, एक्टिविटी जो आपको याद हो, स्पेसिफिक जो आप बताना जैसे चाहें? हम अगर घर पे रहते तो घर पे रात में बाहर और जाना मना। तो हमने फर्स्ट ईयर में आया था तो हमने नाइट आउट किया कि रात में पूरा AMU घूमा। जो सर सैयद डे से पहले वो पूरी सस्ती है, तो पूरा रात में हमने घूमा, अच्छे से विजिट किया। हम दोस्तों के साथ हंसी मजाक, ये सारे फन एलिमेंट तो रहते ही हैं। तो ऐसा सच मैंने बहुत तो चीज़ नहीं किया, लेकिन हंसी मजाक इंजॉयमेंट बहुत हुआ। तो कैफ भाई, अगला सवाल ये है कि एग्ज़ाम से एक रात पहले की जो रात होती है, उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है या डर ज़्यादा होती है? मिक्सचर मतलब कुछ एक स्पेसिफाई करना चाहें अगर आप? डर तो ज़्यादा ही रहता है क्योंकि इंजीनियरिंग में फेमस है एक रात पहले ही तैयारी होती है। तो खैर मैं सजेस्ट भी यही करूँगा कि 2-3 रात और ऐड कर लीजिए। तो जैसे अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब जो आप कर रहे हैं वहाँ जाइए, वहाँ से सीखिए। तो मैं एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि क्लासेस भी हम लोग के लिए एक बड़ी चीज़ होती है। क्लासेस चैलेंजिंग होता है। तो मैं सवाल ये है कि गेट की प्रिपरेशन को ज़्यादा मुश्किल कहेंगे आप, या सुबह की क्लास 8 बजे वाली? ये भी टफ सवाल है। खैर जोक्स अपार्ट अगर देखा जाए तो गेट भी अपने आप में टफ है। लेकिन सुबह उठना भी सिमिलर टफनेस था उसका, लेकिन कंक्लूड करना मुश्किल था। कंक्लूड मुश्किल, लेकिन गेट हो गया, लेकिन सुबह उठना नहीं हो पाया था क्लासेस के लिए। तो मतलब आपके लिए ज़्यादा मुश्किल सुबह की क्लासेस। लेकिन ये था जब अटेंडेंस इशूज आए, स्ट्रिक्टनेस बढ़ी, तो वो भी जाना पड़ा। इसमें धरना भी किया था शायद? धरना भी हुआ था अटेंडेंस। अच्छा, AMU के धरने के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? AMU का धरना तो बहुत करेज लाया हमारे अंदर, क्योंकि AMU जैसे बताया ना बहुत कुछ सिखाया। तो हक की लड़ाई भी AMU ने मुझे सिखाया कि यहाँ पानी अच्छा नहीं आ रहा, चलो पोस्ट ऑफिस चलते हैं। यहाँ कोई भी फॉल्ट हो, हमने हक की आवाज़ उठाई। तो AMU ने हमें ये भी दिया कि अपने, जैसे क्या होता है लोग क्या होता है गलत हो रहा सह लेते हैं, तो ये हमने छोड़ा कि कहीं भी कुछ गलती हो रहा, कोई भी गलत चीज़ हो रहा, हमने उसकी आवाज़ उठाई। जहाँ भी कोई फॉल्ट आया, कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, वहाँ हमने आवाज़ उठाई। तो AMU ने हमें ये भी दिया है। तो आप भी कुछ पूछना चाहेंगे कैफ भाई?
एक तो पहले बात वसी भाई का मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वसी भाई का भी प्लेसमेंट हुआ मुंबई में, काफ़ी अच्छी कंपनी में हुआ है। शुक्रिया सर। और वसी भाई की भी जर्नी काफ़ी अमेजिंग रही है। तो वसी भाई थोड़ा प्लेसमेंट कैसे होते हैं इससे थोड़ा आप रोशनी फरमाएं। प्लेसमेंट कैफ भाई स्ट्रॉन्ग बिल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। उन्होंने पहले फॉर्म भरवाया था, उसमें मेरी CV शॉर्ट लिस्ट हुई थी। तो बस इंटरव्यू था, असेसमेंट नहीं था उसमें। इंटरव्यू के लिए मैं काफ़ी प्रिपेयर्ड होके गया था। मेरी क्लास का लड़का है हमजा, मोहम्मद हमजा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में उसका प्लेसमेंट हुआ। उससे मैंने कुछ टिप्स ली थी। उसने कुछ सवालात बताए थे कि ये देख लो, वो देख लो। तो मैंने वो चीज़ें देखी थी और ऐसा हुआ भी कि अगले दिन जब मैं इंटरव्यू में गया तो सवालात रिपीट भी हुए। इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा हुआ। उन्होंने जो सवालात पूछे मैंने हर चीज़ बताई। तो और जब शाम में लिस्ट आई तो मेरा नाम था, वो मुझे ऑफर लेटर लेकर गए। तो यही रहा। बाकी इंटरव्यू के कुछ आखिरी लम्हात चल रहे हैं। मैं एक 4 लाइनों के साथ अपनी खत्म करूँगा कि हो सकता है हम लोग यहाँ से फिर चले जाएं, शायद ही कभी सालों में या 10 साल में या 5 साल में मुलाकात हो। ऐसे मुलाकातें ना हो जैसे हम रूम निकलते ही मिल लिया करते थे। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर भी साथ में किया करते थे, शायद अब ना हो। तो ये ज़िंदगी का शायद वसूल भी है। किसी शायर ने कहा था कि मिलकर बिछड़ना दस्तूर है ज़िंदगी का। यही एक किस्सा मशहूर है ज़िंदगी का। और ये जो हम खूबसूरत लम्हे जी रहे हैं, इस पे कहा है कि बीते हुए लम्हे लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है ज़िंदगी का। बहुत शुक्रिया सर भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वसी भाई।